हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना डॉक्टर तस्कीरत सिंह गुलाटी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोशन चैप्टर क्लास 9th। अब देखो, क्लास 9th का ये जो चैप्टर है, इससे आपकी फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्लास 9th का ये जो चैप्टर है, उससे आपके फिजिक्स के टॉपिक्स की शुरुआत हो जाती है। अब फिजिक्स के टॉपिक्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करके चलना है, डेरिवेशंस प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है, और साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट से सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगी, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पे मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, हमको समझना पड़ेगा मोशन क्या है। तो मोशन कुछ नहीं है। मोशन बेसिकली इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोशन। सपोज करो मैं यहां रोड पे खड़ा हूं और सामने से कार जा रही है। मैं यहां रोड पे खड़ा हूं और सामने से कार जा रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये कार जो है वो मोशन में होगी। मेरे रिस्पेक्ट में ये कार जो है वो मोशन में होगी। लेकिन अगर मैं इस कार के अंदर बैठा हूं और मेरे साथ मेरे एक भाई और बैठे हैं, ठीक है, अब ये भाई जो है कि मेरे हिसाब से अगर कार चल भी रही होगी, कार मोशन में भी है, लेकिन फिर भी ये भाई मेरे हिसाब से मोशन में नहीं होंगे क्योंकि मैं खुद मोशन में हूं। ठीक है, तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मतलब मोशन किस ऑब्जेक्ट का किस उसमें हम बता रहे हैं, तो वो रिलेटिव होना बहुत जरूरी है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, हमने उसका विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वो डिफाइन करना हमारे लिए जरूरी बात है। ठीक है, अब सपोज करो ये मेरे पास अर्थ है और मैं यहां बैठा हूं आराम से। मैं यहां अर्थ में किसी देश में, इंडिया में यहां पे बैठा हूं आराम से। ठीक है, अब मैं बैठा हूं यहां पे, तो मेरे आपके हिसाब से मैं क्या रेस्ट पे हूंगा? यस, एब्सोल्युटली मैं रेस्ट पे हूंगा। लेकिन अगर बाहर स्पेसशिप में कोई बंदा मुझे देखे तो उसके हिसाब से क्या मैं रेस्ट पे हूंगा? नहीं, क्योंकि अर्थ भी मोशन में है तो मैं भी मोशन में हूं। बात समझ में आ रही है? तो रिलेटिव टर्म है मोशन। ठीक है, मोशन और रेस्ट ये रिलेटिव टर्म है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है कि वो मोशन में है या वो रेस्ट पे है, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है और रेस्ट में है। अब बेटा बात आती है डिस्टेंस की। किसकी आती है? डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या है बेटा? इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द स्ट्रेट लाइन चेंज इन पोजीशन विथ डायरेक्शन। इट इज द स्ट्रेट लाइन पोजीशन, इट इज द स्ट्रेट लाइन चेंज इन पोजीशन विथ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट जो है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तक चला, ए से बी तक चला। ठीक है, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। क्या है? 100 मीटर। अब 100 मीटर तक वो चला, ए से बी तक उसका डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज ए बी, दैट इज 100 मीटर्स। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट भी अगेन ए बी होगी क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन चेंज इन पोजीशन, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी हमारी 100 मीटर्स के बराबर होगी। अब सपोज करो वो बी से वापस इस पॉइंट सी तक आया। रिटर्न जर्नी के दौरान
वो बी से लेके सी तक आया और यहां तक का डिस्टेंस जो था वो था 50 मीटर्स। कितना था? 50 मीटर्स। अब 50 मीटर्स के अंदर उसने जो टोटल पाथ कवर किया ए से लेके, वो ए से पहले बी गया और बी से फिर सी आया। तो ऐसे केस में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? 150 मीटर्स। 100 प्लस 50 150 मीटर्स। लेकिन अब ए और सी के बीच में जो डिफरेंस रह गया हमारा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का, उसको हम कंसीडर करेंगे displacement will be equal to 100 minus 50, that is will be equal to 50 meters, that is equal to 50 meters। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, इस कंडीशन में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जहां पे भी रेट लिखा होगा ना बेटा, उसका मतलब ये होता है कि डिवाइड में क्या है हमारे पास? टाइम है। डिवाइड में हमारे पास टाइम है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब ध्यान से देखना बेटा, डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। तो इसकी यूनिट होगी बेटा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होता है वो भी हमारा स्केलर में होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है बेटा? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही हम कंसीडर करेंगे, मतलब हमें उसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मतलब है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हमें इसके मैग्नीट्यूड से भी मतलब है और इसके डायरेक्शन से भी मतलब है। हमें दोनों चीजों से मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से भी और इसकी डायरेक्शन से भी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 20 किलोमीटर है। मेरे पास 20 किलोमीटर कोई डिस्टेंस दे रखा है जिसमें 20 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। तो अब मैं जो स्पीड के केस के अंदर या फिर डिस्टेंस के केस के अंदर मुझे मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, मुझे उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, मुझे उस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? मुझे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मतलब है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को कंसीडर करूं या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करूं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटियां हैं, अब वो हमारी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट है, टुवार्ड्स वेस्ट है, टुवार्ड्स कितने डिग्री है, वो चीज हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई ना? अब आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास आता है सवाल, एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्या है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बेटा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एक चीज मैंने और बतानी थी। स्पीड जो है ना, ध्यान से देखना, स्पीड या फिर डिस्टेंस, दोनों का मैं एक साथ ही कंपैरिजन करके चल रहा हूं, आपने अलग अलग लिखना एग्जाम में। स्पीड के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी या फिर इक्वल होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है लेकिन हमेशा स्पीड से या फिर डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, तो वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है। ठीक है,
लेकिन स्पीड से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, इक्वल टू हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन का केस है तो। अब सपोज करो मैं यहाँ करनाल में हूँ, हरियाणा में, और मुझे करनाल से जाना है दिल्ली। करनाल से कहां जाना है? दिल्ली। अब करनाल से दिल्ली की जो दूरी है वो लगभग 120 किलोमीटर है, और एवरेज टाइम लगता है 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, अब मैं जाऊंगा करनाल से, अगर मैं निकला तो हो सकता है कहीं पे मेरी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर भी हो। ठीक है, कहीं पे मैं ऐसा रुकूं भी ढाबे पे परांठे वगैरह खाने के लिए, करनाल वाले जानते ही होंगे मूरसल के परांठे कितने फेमस हैं। और मैं करनाल से दिल्ली जाऊं और वहां पे मैं, हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा भी हो। ठीक है, वैसे तो 90 तक की अलाउड है, 90 भी हो कहीं पे, और कहीं पे मेरी 60 भी हो, कहीं पे 20 भी हो। तो इस हिसाब से मेरी स्पीड जो है वो वेरिएबल रहेगी। सपोज करो चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग करी, चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में 220 रन बनाए, 20 ओवरों में 220 रन बनाए। अब 11 पर का रन रेट था, लेकिन कई ओवरों में हो सकता है उसने 20 रन भी बनाए हो, कई ओवरों में 3 भी बनाए हो, कई ओवरों में 6 ही बने हो। तो इस हिसाब से उसकी एवरेज जो है वो 11 निकली। वैसे यहाँ पे हमारी जो एवरेज है वो निकलेगी 120 बाय 2, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ मैं यहां से दिल्ली पहुंचा, मैं यहां से दिल्ली पहुंचा। ठीक है, तो बात समझ में आई, ये मेरी एक एवरेज स्पीड है। क्या है? एवरेज स्पीड। अब बेटा हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद ओवर टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, कि हमारी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है विद टाइम, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरे पास टाइम है। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो मेरी एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है तो मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। और अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है तो मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, तो इस केस में एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो बेटा, ग्राफ वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स जो है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान से देखना। 2 तरह के ग्राफ हमारे सिलेबस में है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर वो इस पोजीशन में रहता है, अगर वो ऐसे रहता है तो वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि देखो यहां पे डिस्टेंस हमारा जो है वो उतना ही है, टाइम बढ़ी जा रहा है, तो ठीक है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है। अब यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स जो है वो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कभी डिस्टेंस इक्वल अमाउंट ऑफ, जब भी कभी डिस्टेंस जो है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी कंडीशन में हम उस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ये मेरे पास एस टी ग्राफ है। अगर वो ग्राफ इस टाइप से जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ क्या कर रहा है बेटा? ये ग्राफ स्माइल कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? स्माइल कर रहा है। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्माइल करेगा तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ऑफलाइन में मैं ये प्लॉट करके भी बच्चों को सिखाता हूं, अलग अलग रीडिंग्स दे के, कि भाई
आपको जो है वो किस तरीके से ये शेप क्यों मिल रही है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं हो पाता, लेकिन ऑफलाइन बैचेस में हम ये सारा कुछ जो है वो सिखाते हैं बच्चों को। और अगर कोई ग्राफ इस टाइप से है तो उस केस के अंदर एस टी ग्राफ, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमारे पास हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमारे पास आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइप का हो तो इसका मतलब क्या है कि वो सेम स्पीड पे चल रहा है, और सेम स्पीड पे चलने वाले मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर इस टाइप से वीटी ग्राफ बन रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना ग्राफिकल मेथड के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन तरह की मोशन इक्वेशंस होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीन तरह की इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। इन सबको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशंस आप न्यूमेरिकल में तब लगाओगे जब आपको कोई ना कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको गिवन होगी। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि वो सेम स्पीड पे है तो आपको वही पुराने वाले फॉर्मूले लगाने हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सपोज करो ग्राफिकल मेथड, अब ये देखो ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम वीटी ग्राफ ले रहे हैं, ये मेरे पास u है और ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है मेरी v। क्या है? v। और ये इतना मेरे पास टाइम t है, इतना मेरे पास टाइम t है, इतना डिस्टेंस जो है x एक्सिस के ऊपर। तो अब सबसे पहली बात, मुझे स्लोप जो है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मुझे स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ की स्लोप निकालनी है मुझे। ठीक है, जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। स्लोप किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन के बराबर। स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है अपॉन में x एक्सिस में जो कंपोनेंट है, उसको जब हम डिवाइड करके उनकी रेशियो निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है स्लोप। और इस केस में वीटी ग्राफ के केस में वो स्लोप होती है हमारी एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन डेराइव, ये हमारे पास होगी पहली इक्वेशन डेराइव। अब अगली देखते हैं। कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें निकालना पड़े, एरिया अगर अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रख लेना ना, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो अब हम यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए
इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास पहला एरिया ये है पैरेललोग्राम का, दूसरा एरिया हमारे पास ये ट्राइंगल का है। तो सबसे पहले हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये ई। तो अब हमने इसका क्या दे दिया नाम। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ए बी सी डी या फिर रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे और साथ में हम ट्राइंगल बी सी ई का एरिया निकालेंगे। ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हमारे पास आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये इसकी जो है वो लेंथ होगी यू तक और टी तक इसकी ब्रेड्थ होगी, या टी तक आप इसकी लेंथ कह सकते हो और यू को इसकी ब्रेड्थ कह सकते हो, यू इंटू टी। हाफ इंटू, अब ये हमारे पास बेस है, टाइम हमारा इसके पास बेस है, टी हमारे पास क्या है बेस, और ये हमारे पास इसकी हाइट है, वी माइनस यू हमारे पास इसकी हाइट है, वी माइनस यू हमारे पास इसकी हाइट है। अब देखो यहां पे अगेन मैं v की वैल्यू जो है वो ओमिट करूंगा और लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली इक्वेशन जो है ना ये मैंने यहां पुट कर दी माइनस यू और ये हो जाएगा कैंसल। तो ये आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 निकालने के लिए भी मुझे सेम एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा यू टी प्लस हाफ टी और ये आएगा मेरे पास v माइनस यू। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं ओमिट करूंगा t की वैल्यू को। तो मैं यहां पे t की वैल्यू जो है वो डालूंगा v माइनस यू अपॉन ए, u v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन ए और ये आ जाएगी मेरे पास v माइनस यू। ठीक है, अब देखो v माइनस यू अपॉन ए की वैल्यू जो है ना उसको हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। उसको मैंने ले लिया कॉमन, v माइनस यू अपॉन ए को ले लिया क्या कॉमन, और जैसे ही मैंने उसको कॉमन लिया तो v अंदर क्या बच गया u प्लस हाफ v माइनस यू। ठीक है, मेरे पास क्या बच गया ये। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा v माइनस यू अपॉन ए u प्लस इसका सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2u प्लस v माइनस यू। मेरे पास आ जाएगा ये वाली टर्म। और अब मैं इसको जब आगे सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा v माइनस यू v प्लस यू। मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया, ये मेरे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि 2u माइनस यू यू हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a। अब बेटा मैथ की एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, मैथ की एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हमने v को a ले लिया और b को u ले लिया और ये आ गया 2a और ये बराबर हो गया s के। ठीक है, ये बराबर किसके है s के। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये ग्राफिकल मेथड वाली ही हमारी सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में गिवन है, तो इसलिए मैंने यही करवाई। अब बेटा इस चैप्टर का आता है लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का क्या आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म। बेटा एक ये सपोज करो मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और ये इसका पॉइंट ओ है। अब ये पॉइंट ए से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है विथ सेम स्पीड, विथ
कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड, ठीक है, क्योंकि हम स्पीड जो है हमारी वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम उसमें मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं। सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी उसकी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और उसी स्पीड से वो चला। लेकिन बेटा हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट है वो चेंज होएगा, ठीक है। अब जो हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने यही समझना है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड घूम रहा है, एक सर्कल के अराउंड घूम रहा है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन भी करेगा, तो वो एक्सेलरेशन भी करेगा और उस एक्सेलरेशन का नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उस एक्सेलरेशन का नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आपको एक सवाल में पूछ लिया जाए कि ए से ए तक वो चला, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेके दोबारा ए तक वो चला, तो उसने जो टोटल पाथ कवर किया वो कितना किया, 2πr, और कितने टाइम में किया, सपोज करो टाइम टी में किया, तो ये इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा, इसका स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसके साथ हमारी जो चैप्टर की रिवीजन है वो खत्म होती है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगली आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।